अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान बड़ी अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों, दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और दीगर मामलात पर वजीर आजम को ब्रीफ किया। इसी दौरान पाक फौज में आला सतही तबादले हुए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI मुकर्रर किए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने रवा बरस जून में बतौर डायरेक्टर जनरल ISI अपने ओहदे की मुद्दत पूरी कर ली है, जिसके बाद से उनकी तब्दीली और तबादला मुतवक्के था। नए तैनात हुए सरबराह ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम का नाम कल से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पर भी वो कल से ट्रेंडिंग थे। सोशल मीडिया सारिफीन उनकी पेशा वराना सलाहियतों के मोतरफ हैं। वो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ से तालीम हासिल कर चुके हैं। ये वही कॉलेज है जहाँ से जनरल परवेज़ मुशर्रफ और जनरल राहील शरीफ ने भी तालीम हासिल की थी। नदीम एहसन अंजुम और कमांडर 5 कोर के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देते रहे। उन्हें नवंबर 2020 में 5 कोर का कमांडर तैनात किया गया था। उन्हें 2017 में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलूचिस्तान तैनात किया गया था। उन्हें हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से भी नवाजा गया है। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जब IGFC बलूचिस्तान थे तो बलूचिस्तान के हालात में तारीखी बेहतरी आई थी। कोर कमांडर कराची बने तो दहाइयों बाद मिसाली अमन कायम हुआ। ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची तैनात किया गया, जबकि साबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई है और उन्हें पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया है। इन्हीं तब्दीलियों और तबादलों के बीच यानी ये बहुत अहम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हैं जो आज पाक फौज के अहम ओहदों पर हुई हैं। साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद की जगह अब लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब आ गए हैं। जब ये तबादले हो रहे थे तो इन्हीं तबादलों के बीच आज नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। अदालत में पेशी के बाद मरियम नवाज़ ने मीडिया से बात की। गुफ्तगू के दौरान वो पहले से भी ज़्यादा जारे मिजाज दिखाई दी। उनकी ज़ुबान पर इल्ज़ामात थे। वो इदारों के सरबराहान का नाम ले लेकर इल्ज़ामात आयद करती रहीं। 26 मिनट की गुफ्तगू के दौरान उन्होंने आला अदलिया के साबिक सरबराहान से लेकर खुफिया इदारों के सरबराहान पर 23 बार नाम लेकर तनकीद की है। यूँ महसूस हो रहा था कि मरियम नवाज इससे कबल जो बात कह ना सकी आज वो सब कह देंगी। मीडिया टॉक के दौरान हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर को देखकर बड़ी मानीखेज मुस्कुराहट भी बिखेरती रही, जबकि गुफ्तगू को पार्टी पॉलिसी से ज्यादा जाती राय करार देती रही। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट पेशी के बाद जब मरियम नवाज साहब बात कर रही थी तो क्या मिजाज दिखाई दिया, वो क्या कह रही थी, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। वो ने न सिर्फ ये कि उस केस को बनाया, उस केस को चलाया, उस केस में सजा दिलवाई जज बशीर के कोर्ट के थ्रू, और फिर उसके बाद यहाँ तक नहीं, उन्होंने इस बात को इंश्योर किया कि कोई ऐसा बेंच ना बने ये का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है। ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सवाल कि जब एक फर्द वाहिद जिसका नाम है, अगर वो एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज के घर जाता है और उसको ये कहता है कि फलां बेंच बनाओ, फलां बेंच ना बनाओ, तो क्या वो इदारे के वकार में इजाफा कर रहा है? फिर मरियम नवाज साहिबा ने आज इसे अपने ज़ाती बयानात और ज़ाती बयानिए से भी जोड़ा है। पार्टी मौक़िफ़ से शायद हटकर भी कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से इल्ज़ामात के जवाब में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि मरियम नवाज की गुफ्तगू से मुस्लिम लीग नून के मसाइल में इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला इस पर क्या कह रहे थे, क्या रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने मरियम नवाज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। को जितनी मर्जी तनकीद का निशाना बना लें, अदारा जो है पाकिस्तान की जमानत का सिंबल है, और इन भगोड़ों को ये एक्चुअली नहीं चाहती भतीजी के चचा का कोई रास्ता, और निकलेगा भी नहीं। लेकिन जरा कंपनी की मशहूरी के लिए अगर ये अदारों को निशाना बनाना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इस मुल्क की मीडिया की आजादी है कि देखें इतने हसास अदारे पे भी लोग बातें करते हैं। दुनिया में ऐसा मुमकिन नहीं है। शेख रशीद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। उन्होंने भी तगड़े अंदाज में मरियम नवाज साहिबा को रिस्पॉन्ड किया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने अपने खिलाफ कायम मुकदमात को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए हुकूमत को के बारे में कहा है कि पेंडोरा लीक्स पर खामोश तमाशाई क्यों बने हुए हैं। मरियम नवाज साहिबा ने आज पेंडोरा पेपर्स पर भी बात की है, उससे मुताल्लिक उनका क्या मौक़िफ़ था, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं।
खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पंडोरा पेपर्स और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है खास गुजार? उसको कौम ढूंढ रही है जो JIT जो पनामा साजिश केस को लेकर गया था, पनामा पेपर्स को लेकर गया था अदालत में, आज कौम उस दरखास्त गुजार को ढूंढ रही है। अब मरियम नवाज जारे मिजाजी और इल्जामात के बाद कई सवालात पैदा कर रही हैं। क्या मुल्क में कोई सियासी तब्दीली आने वाली है? सियासी बिसात तब्दील होने जा रही है? क्या मरियम नवाज मज़ाहमती पॉलिसी की नाकामी से कुछ घबराई हुई हैं? क्या मरियम नवाज इदारों पर इल्जामात आयद करके खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है इदारों को? इल्जामात से मरियम नवाज के खिलाफ केसेस पर इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे? क्या मुस्लिम लीग नून अपनी सियासत का फाइनल राउंड खेलने जा रही है? मुस्लिम लीग नून की जानिब से इदारों पर इल्जामात का चलन कब खत्म होगा? क्या मरियम नवाज इल्जामात के जरिए अपनी सियासत को सांसें दे रही हैं? मरियम नवाज शरीफ के इल्जामात के दौरान ही नून लीग की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी के लिए तारीख भी दे दी गई। एक और तारीख सामने आई है, तारीख क्या है और कौन बता रहे हैं, जरा वो भी आपके सामने रखते हैं जी। कोई दोबारा मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। इस मामले पर बात करने के लिए सीनियर साफी तर्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर लिया, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह साहब से जरा इस सारे मामले पर नून लीग का वर्जन लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफनानुल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अफनानुल्लाह साहब, आज मरियम नवाज साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो इदारों पर तनकीद की है, ये इदारों पर तनकीद करने वाली रवश ठीक है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये बहुत बात होती रही है मीडिया के अंदर भी और उससे पहले और जगहों पे कि जी नाम नहीं लेते, बताते नहीं है कि कौन है अंपायर, कौन है, कौन जो है वो ये सारे काम कर रहा है, किसने क्या किया। तो वो फिर अब मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया है और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बड़ा कमी हुआ है कि जो है जो एक्चुअल पीछे से बैठ के इस तरह के काम करते रहे, हुकूमतें गिराते रहे, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी क्रिएट करते रहे। नहीं अफनान साहब, ये बहादुरी का सबूत आज के दिन दिया है, वक्त बड़ा अहम है। जिस वक्त ये बहादुरी का सबूत दिया जा रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्या वाकई इदारों को प्रेशराइज करना मकसूद है? देखिए, इदारों को प्रेशराइज करना मकसूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी आवाम को ये बात बताना कि हक़ाइक़ क्या है, ये मकसूद है। और ये भी मकसूद है कि हमारी जो जद्दोजहद है वोट को इज़्ज़त दो की, वो हम आगे लेके जाना चाहते हैं। और उसके अंदर जब तक हम ये नहीं बताएंगे अवाम को कि क्यों, देखिए पिछले 6 साल लेकिन फिर अवाम तो पूछेंगे ना अफनान साहब के बहुत देर की मेहरबा आते ये सब कुछ आज क्यों रिवील कर रहे हैं? कैसे वक्त में कि जिस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी अनाउंस हुई हैं, आज के दिन ये अनाउंस करना, तो अवाम तो फिर पूछने में बजानिब है कि इतनी देर खामोश क्यों रहे फिर आप? पिटीशन आज जमा कराई है उनके लॉयर ने, उसके अंदर सारी डिटेल्स दी है, तो वो जब पिटीशन जमा होगी तभी बताएंगे ना। और आज बताते, परसों बताते हैं या 4 दिन बाद बताते हैं, तो फिर भी लोग ये करते हैं। सियासी लाएअमल तो इंसान खुद बनाते हैं ना, हमने देखभाल के करना होता है। लेकिन बात आप बुनियादी जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि आज पाकिस्तान में महंगाई है, आज पाकिस्तान में जो है वो नौकरियां नहीं है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को सैबोटाज किया गया, इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने अपने ज़ाती मफादात को पाकिस्तान के मफादात से ऊपर रखा, और उसका खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। इमरान खान देखिए उसके बाद से मतलब ये तासुर मिलेगा कि मरियम नवाज साहिबा पब्लिकली आके मीडिया के सामने नाम भी लेंगी, अब बातें भी करेगी, अब मज़ामती बयानिया जो है उसको आगे लेकर चलेंगी। क्योंकि मुझे दूसरी तरफ तो साउदर्न पंजाब के अंदर हमजा शहबाज साहब दिखाई दे रहे हैं। मुझे वो मियाँ साहब का वो वीडियो लिंक से जो खिताब उन्होंने कारकुनान से किया वो भी याद आ रहा है, जिसमें मफामत की बात होती है। फिर हमजा साहब तो ये कहते हैं कि हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, हमारी जंग महंगाई के खिलाफ है। तो आज मरियम बीबी ने तो महंगाई के खिलाफ जंग की बात नहीं की, वो तो इदारों से जंग की बात कर रही। देखिए, हमारे लीडर जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब है, और उनका जो बयानिया है वो आप उनकी पिछली 4-5 तकरीरें उठा लें, वो बड़ा क्लियर है। और वो वही है कि हम वोट को इज़्ज़त देना चाहते हैं, हम जो हक़ हुक्मरानी अवाम का वो मनवाना चाहते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि ये स्टेट विद इन स्टेट वाले मामला मज़ीद और चले, क्योंकि उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान आगे, हम मतलब इतना पीछे रह गए हैं कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया, हिंदुस्तान हमसे आगे निकल गया, और पता नहीं कौन कौन से मुल्क हैं जो किसी खाते में नहीं थे, वो हमसे पर कैपिटा में आगे निकल गए पिछले 3 साल में ही खाली। लेकिन आज मिनिस्टर्स ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर थोड़ी ऑर्डिनेंस एक आईनी तरीका कार है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है ये। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बिल्कुल नहीं है ऑर्डिनेंस का, लेकिन ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा ना। आपको याद है स्पीकर अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस आया था, जब वो लैप्स हुआ तो खत्म हो गई। हमने जो है वो ईवीएम के ऊपर इन्होंने ऑर्डिनेंस लेके आए थे, जब वो लैप्स हुआ खत्म हो गया मामला। ऑर्डिनेंस की एक लाइफ है, उस लाइफ में तो वो मामला चल सकता है, लेकिन जैसे ही वो
वो जो एक्सपायर होगा तो आपकी सारी की सारे मामला जीरो हो जाएगा। और इसके साथ भी एग्जैक्टली यही होगा, आप देख लीजिएगा जिस दिन ये ऑर्डिनेंस की जो है टाइम पूरा होगा उस दिन, बल्कि उससे पहले ये कोर्टों में जो है मामला चला जाएगा। और ये देखिए ना, बात ये है क्या हुकूमत जो है वो ये चाह रही है कि अपनी मर्जी का नैब चेयरमैन लगाए ताकि उनके खिलाफ केसेस ना हो। राज साहब, लास्टली मुझे ये बताइए, आज भी जावेद लतीफ़ साहब के मुंह से हमने सुना कि नवाज शरीफ साहब दिसंबर में आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो पार्टी कायद है वो वाकई दिसंबर में आ रहे हैं? देखिए, जो कोई डेट हम नहीं दे सकते, लेकिन ये जरूर है कि इस पे बड़ा गौर है कि वो खुद भी बेताब है जल्दी पाकिस्तान आने पे, और इसके ऊपर इसको ये रिव्यू कर रहे हैं इस मामले को भी। इसके ऊपर कोई फाइनल डेट जो है वो नहीं आई, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज साहब चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आए। वो एक दिन भी पाकिस्तान से बाहर नहीं गुजारना चाहते, तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। जिस दिन कोई डेट आएगी उस दिन हम आपको बताएंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत जल्द, हमें इस बात की उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पाकिस्तान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार सलीम बुखारी साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बुखारी साहब, पाक फ़ौज में बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स हुई हैं। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट है DGISI साबिक DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब को पेशावर कोर का कमांडर लगा दिया गया है, और उसके साथ ही नदीम अहमद अंजुम साहब जो है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब, वो DGISI अपॉइंट किए गए हैं। हाउ डू यू सी दिस? मतलब एक मैसिव ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स है सर। लेकिन यहाँ पहली बात तो ये है कि ये मेरे लिए अचंभे की बिल्कुल कोई बात नहीं थी, इसलिए कि DGISI किसने बनना है और किसने जाके कोर कमांडर लगना है, पिछले 1.5 महीने से सोशल मीडिया के ऊपर ये वायरल हुआ हुए थे, बाकायदा नाम ले लेके। सो मैं हैरान नहीं हूँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, इंपॉर्टेंट पोस्टिंग्स हैं, इसके बारे में कोई दो राय नहीं। ये कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद साहब को चूँकि कोर कमांड करनी है, अगर वो ख्वाहिशमंद हैं कि वो आर्मी चीफ के लिए कंसिडर हों, और ये कहा भी जा रहा है कि अगर रिटायरमेंट होती है कमर जावेद बाजवा साहब की ऑन ड्यू डेट, तो फिर ही विल बी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पीपल जो कंसिडर होंगे इस काम के लिए, यानी फॉर द पोस्ट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। सो इस एतबार से ये चीज़ बाकायदा एक सिस्टम के तहत और बाकायदा एक प्लानिंग के तहत मुझे दिखाई देती है। इसमें कोई भी हैरान कुन बात नहीं है। जो अहम बात है वो ये कि जो पहली पोस्टिंग्स हैं जिसमें मुख्तलिफ जगह अपॉइंट किए गए, कोर कमांडर गुजरांवाला लगाया गया है, कोर कमांडर कराची लगाया गया है, ये सारी पोस्टिंग तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद करते हैं, उनके इख्तियार में है। लिहाजा DGISI की पोस्ट जो है वो उसका फैसला करना होता है प्राइम मिनिस्टर। जी, और बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है जनरल कमांडर जावेद बाजवा साहब की और प्राइम मिनिस्टर की, दैट वाज टू डिसाइड द नेम ऑफ द नेक्स्ट DGISI। That has been decided finally, और मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो है उसके लिए इंतजार करना चाहिए। There are few months to come उसके लिए। आर्मी चीफ साहब जो है उनकी जो एक्सटेंशन है उसकी मियाद भी अगले साल पूरी हो रही है। बुखारी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई, उसके बाद आके जो मीडिया से गुफ्तगू की हमने आपको सुनवा दी है। मरियम नवाज साहिबा अपने लिए मसाइल में इजाफा कर रही हैं और अपने साथ साथ पार्टी के मसाइल में भी इजाफा करेंगी। मेरे ख्याल से इन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने तजर्बे से कुछ नहीं सीखना। ना नवाज शरीफ साहब ने सीखा तजर्बे से, इसलिए कि वो 4 नहीं बल्कि 5 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भिड़े। उसके बाद उन्होंने 4 चीफ जस्टिस के साथ मत्था लगाया और तीनों दफ़ा अपनी हुकूमत खोई। ये तो ये कुछ समझने और सीखने के लिए तो तैयार नहीं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मरीम नवाज़ की, वो बहुत लिहाज से बहुत अहम है। पहली बात तो यह है कि अगर कल तक नवाज शरीफ की तरफ से इस बयान की वजाहत या कंट्राडिक्शन नहीं आती, तो मान लीजिए कि ये वही बयानिया है जो उनके बाप का है, जिसकी मज़ाहमत की वो बात करते थे। अब वो समझते हैं कि चूँकि हुकूमत का टेन्योर भी अब कम रह गया है, फ़ौज में भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनका ख्याल ये है कि इस वक्त प्रेशर जो है और बढ़ाना चाहिए। मेरे ख्याल से एट द बैक ऑफ हर माइंड, जब मरीम नवाज़ आज गुफ्तगू कर रही थी, 2 जजों की फेट या फैसला कह लीजिए, वो एक तो अरशद मलिक साहब जिसकी वीडियो जारी हुई थी, और दूसरी शौकत सिद्दीकी साहब, जिस तरीके से उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे से हटाया गया था। वो सारा कुछ आपके भी जहन में है, मेरे भी जहन में है। एक तो उसके बैकअप माइंड पर वो था, इसको वो एक्सप्लाइट कर रही हैं। अगर आपको याद हो, मैं मिसाल देना नहीं चाहता था लेकिन यहाँ देनी पड़ेगी, काजी फाइज हिस्सा का जो हाल हुआ वो भी हमारे साथ। लेकिन बुखारी साहब, जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारी चीज़ें इनको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता, आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ते हैं। बुखारी साहब, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग नाउ? मतलब ये कमांड कौन कर रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? क्या मियाँ साहब, क्योंकि आज मरीम साहिबा ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, कहीं ना कहीं डिटैच भी करती हैं खुद को पार्टी से और कहती है कि उनकी ज़ाती राय है। मतलब क्या नवाज शरीफ साहब ने अब कमान दे दी है शहबाज शरीफ साहब को? ये ज़ाती राय की तो बात मैंने पहले ही कहा कि मैं नहीं मानता हूँ, बिल्कुल बेतुकी बात है। वो अपने बाप की सांसों के साथ और उनके मूड के साथ, उनके मूड स्विंग के साथ चलती हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम इसको ज़रा स्पेक्ट्रम को बढ़ाते हैं।
एक बात तो यह है कि मैं ये बात वसूख से कह सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के साथ बैकडोर राब्ते, द पावर दैट भी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मुसलसल है। दूसरी बात यह है कि इस रीजन में जो सूरत हाल बदल रही है उसमें जो वर्ल्ड की सुपर पावर्स हैं, जो हर अंडरवर्ल्ड के थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों में रजीम्स की तब्दीली का बायस बनती है। अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान से इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में जो कुछ हो रहा है उसके हमारी मकामी सियासत पे इंप्लीकेशंस आते हुए आप देख रहे हैं। एब्सोल्युटली मैं आपको खुले लफ्जों में नाम ले रहा हूं कि अमेरिका जो है वो इस रजीम से नाराज है, लिहाजा इसको डिच करने के लिए कुछ भी करेगा। और ये इस तरह के जो मूड स्विंग्स हैं जिसमें इतना हार्श एटीट्यूड उन्होंने अपनाया है, इसमें इस किस्म के एलिमेंट्स के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। सियासत में नविश्ता दीवार क्या देख रहे हैं बुखारी साहब? मेरे ख्याल से ये हुकूमत ये रजीम जो है ये अपना टेन्योर तो पूरा करेगी। क्यों मुझे नहीं समझ में आती, ना मैं देख रहा हूँ ये कि ये अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले कहीं जाएंगे, लेकिन मुझे दूसरा चांस दिखाई नहीं देता प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, इसलिए कि एक तो परफॉर्मेंस का हाल बहुत बुरा है और एक खुद पीटीआई के अंदर जिस तरह के ग्रुप्स हैं, ख़ास तौर से आप देख चुके हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन का ग्रुप है, चाहे वो केपीके में बनने वाला नया ग्रुप है, एक तो ये सूरत हाल जो है ये पार्टी के लिए अच्छा शगुन नहीं है। लेकिन बुखारी साहब, हैविंग सेड दैट, ये किसके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है? फिर इसको कैपिटलाइज करने के लिए इस वक्त आपको कौन तैयार दिखाई देता है? अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस तरह के स्टेटमेंट्स देगी और उसे ये लगेगा कि प्रेशराइज करके अब थोड़ा सा और वजन डाल के शायद इससे कोई नतीजा निकाला जा सकता है, तो नुकसान नहीं करेगी। फिर आप ठीक कह रहे हैं कि वो बयानिया जिसको मज़ाहमत का बयानिया कहा नवाज शरीफ ने और शटअप कॉल दी शहबाज शरीफ को, अगर आपके सामने है वो सब कुछ, अगर तो ये उसी बयानिया का हिस्सा और नवाज शरीफ की आशीर्वाद के साथ हो रहा है तो फिर कहानी किसी और तरफ जा रही है। इसके पीछे, जैसा मैंने कहा, मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता इसलिए कि बड़ा प्रीमेच्योर होगा ये बात करनी। अगर इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं तो फिर खैर नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और हमारे यहाँ जो नेशनल पॉलिटिक्स है, यकीनन इसको आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। जो इंटरनेशनल उफ़क़ पर हो रहा है, आलमी उफ़क़ पर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ इंप्लीकेशंस तो आने वाले दिनों में होंगे। अब वो क्या होते हैं इसके लिए इंतजार करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे नैब चेयरमैन का तकर्रुर मुशावरत होगी या नहीं, ऑर्डिनेंस के बाद भी हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार क्यों है, इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं। आज से मुल्क में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 नाफिज हो चुका है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह दी जा सकती है। सदर ममलिकत चेयरमैन नैब का तकर्रुर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की कंसल्टेशन से करने के पाबंद होंगे। ताहम सदर ममलिकत इत्तफाक़ राय ना होने पर चेयरमैन नैब का मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे। नए चेयरमैन के तकर्रुर तक मौजूदा चेयरमैन नैब काम जारी रखेंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी, जबकि 4 साल मुकम्मल होने पर चेयरमैन नैब को अगले 4 साल भी तैनात किया जा सकेगा। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि पार्लिमानी कमेटी में 12 अरकान शामिल होंगे। दोबारा तैनाती के लिए तकर्रुरी का तरीकाकार ही इख्तियार किया जाएगा। ताहम चेयरमैन नैब को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही हटाया जा सकता है, जबकि चेयरमैन नैब अपना इस्तीफा सदर ममलिकत को भिजवा सकते हैं। नैब कानून का इतलाक वफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ेली कमेटियों के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं होंगे, जबकि टैक्सेस से मुताल्लिक मामलात नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए हैं। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि मुश्तरका मफादात काउंसिल, NEC, इसी तरह NFC, ECNIC, CWP, PWP के फैसले भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। अब सवाल यह है कि सदर ममलिकत अपोजिशन लीडर और मुशावरत कैसे करेंगे, क्योंकि खुद हुकूमत भी मुशावरत के मामले में कंफ्यूज दिखाई दे रही है और ये कंफ्यूजन आज भी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी। अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी सदर साहब जो है वो दोनों की कंसल्टेशन करेंगे, PM नहीं करेंगे। ठीक है जी? नहीं, इसमें वैसे मैं थोड़ा सा, चूँकि ये तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, फ़रूख नसीम साहब ने सामने रखा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। बाकी वज़ीर फवाद चौधरी कुछ कह रहे हैं, वज़ीर कानून कह रहे हैं कि सदर ममलिकत कंसल्टेशन करेंगे, और फवाद चौधरी ने कैटेगोरिकली कह दिया कि कोई कंसल्टेशन अपोजिशन लीडर से नहीं होगी। जहां हुकूमत अपोजिशन लीडर के मामले पर किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं है, वहीं अपोजिशन भी चेयरमैन नैब को तौसीह देने के लिए तैयार दिखाई नहीं देती।
तसलसल की बात होती है ना, उसी शख्स को बरकरार रख, इसका मतलब है कि पीछे मेलाफाइडी इंटेंट, ये डील हुई होती है कि तुम मेरे दुश्मनों को विक्टिमाइज करना, मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता जाऊंगा। तो मैं ये समझती हूँ कि उनको एक्सटेंशन देना गैर कानूनी है। इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। तो ये एक्सटेंशन ना सिर्फ ये कि गैर आईनी है बल्कि गैर कानूनी है। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्राइक डाउन होगी, और होनी चाहिए। इसी मामले पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इरफान कादिर साहब, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में बहुत सारी तरामीम की गई हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इज कि नॉन एक्सटेंडेबल के लफ्ज को ऑमिट कर दिया गया है। जो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट से मुताल्लिक है कि नॉन एक्सटेंडेबल है, इसको ऑमिट किया गया है। क्या किसी खास शख्सियत को फायदा पहुंचाने के लिए आपको ये दिखाई दे रहा है? जी, ये तो बिल्कुल आपकी बातों से जो लगता है, मैंने ऑर्डिनेंस तो नहीं देखा, लेकिन वो जो नॉन एक्सटेंडेबल किया गया है वो मैं समझता हूँ कि इन्हीं मौजूदा चेयरमैन को शायद वो कंटिन्यू कराना चाहते हैं। जी देखिए, वो फरोग नसीम साहब ने तो कहा है कि मुशावरत होगी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कैटेगोरिकली कह दिया कि मैं क्योंकि हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, इमरान खान साहब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूँ कि कोई मुशावरत नहीं करेंगे इमरान खान साहब ऑपोजिशन लीडर से। बड़ी मुबहम सिचुएशन है अगर दोनों वज़रा में आपस में इंतज़ार है। सर, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि आप प्रोसिक्यूटर जनरल नैब रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल के इख्तियारात को बढ़ाने से मुतालिक बात की जा रही है कि प्रोसिक्यूटर जनरल जो है उसका रोल बढ़ाया जा रहा है। देखना ये है कि अगर सारी चीज का अगर लुबे लबाब यही हुआ कि मौजूदा चेयरमैन ही को उन्होंने अगर रख लिया इस तरह से और इसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मीनिंगफुल कंसल्टेशन न की, या कानून में वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन जो है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से अगर उन्होंने खत्म की है, तो फिर तो ये कानून जो है वो उसको डिस्क्रिमिनेटरी डिक्लेयर कर सकता है कोर्ट के। ये कानून जो है ये आइन की शिक 25 से मुतसादम है और शिक 4 से भी मुतसादम है, और कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है, क्योंकि एक ही शख्स को अगर आप कंटिन्यू कराना चाहें तो उससे वो जो चेयरमैन नैब जो होता है कि इंडिपेंडेंट शख्स को आपने लगाना है, तो अगर हुकूमत का टिल्ट एक की तरफ हो जाए तो वो फिर उसकी इंडिपेंडेंस जो है कम अज कम वो नजर नहीं आएगी कि नैब इंडिपेंडेंट। फवाद चौधरी साहब दूसरी तरफ डिनाई करते हैं कि बिल्कुल उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं होगी। तो फिर ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त तक जब तक नए चेयरमैन अपॉइंट नहीं होते नैब के, तब तक यही जो है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब कंटिन्यू करेंगे। तो कैसे हो सकता है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो होता है वो 120 डेज के लिए होता है, डेफिनेट पीरियड के लिए। तो मतलब ये हुआ ना कि अगर एक पार्टी वीटो करती जाएगी और वो फेवर में होगी पिछले चेयरमैन के, तो पिछला चेयरमैन तो 100 साल कंटिन्यू करेगा फिर, समझे ना। ये मैं समझता हूँ कि ये जो तरीकाकार है ये नैब की जो कानून है और आइन जो है उसके मुनाफी होगा, क्योंकि इस तरह से तो फिर हमारे इदारे जो है वो नहीं नजर आएगा कि वो गैर जानिबदार है। तो इरफान साहब, इन्हीं ग्राउंड्स पे जब ऑपोजिशन इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी तो सुप्रीम कोर्ट लाइकली टू सेट असाइड दिस? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पहले तो बहुत ही इंटरफियर करती थी, हर मामले में वो इंटरफियर करते थे। जस्टिस दिदार शाह की अपॉइंटमेंट में इंटरफियर किया, उन्होंने एडमिरल फसी बुखारी की अपॉइंटमेंट में इंटरफियर किया, उन्होंने सैयद वो नवीद एहसन साहब है उनकी अपॉइंटमेंट में इंटरफियर किया, उन्होंने एक एक्टिंग चेयरमैन जावेद काजी साहब मरहूम, उनकी अपॉइंटमेंट में भी वो एक्टिंग चेयरमैन थे, उसमें भी इंटरफियर कर दिया। फिर मैं जब प्रोसिक्यूटर जनरल था, मेरे पे खामखा एक गलत फैसला दे के इंटरफियर कर दिया उसमें। तो अब मेरा ख्याल है कि अदालतों को चाहिए कि अगर सारे मामले पे अगर आ रहे हैं तो फिर आप ऐसे फैसले करें, कम से कम ये ना लगे कि वो कोई किसी खास सियासी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, बल्कि लगे कि वो साफ की तरफ माइल है। इरफान कादिर साहब, आपको याद होगा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का जब मामला था तो उस वक्त कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से ये होना है, ये मामला पार्लियामान के अंदर जो है वो सुलझाया जाए, इस पर बहस हो। लेकिन दरियासना कोर्ट ने 6 महीने का वक्त भी दे दिया था कि इस कंसल्टेशन के लिए 6 महीने का वक्त आप ले लें। तो क्या इसमें भी आपको यही दिखाई देता है कि कोर्ट कोई वक्त मुकर्रर कर देगी कि आप बैठे पार्लियामान के अंदर इस मामले को लेकर जाएं, वहां पर डिस्कशन करें और इस मुद्दत तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ही चेयरमैन रहेंगे? उसमें अदालत का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे या जो भी पैरवी कर रहे थे सरकार, उन्होंने खुद अपनी दाढ़ी जो है वो चीफ जस्टिस को पकड़ा दी और खुद उन्होंने कहा कि जी हम तो नए कानून साजी करने जा रहे हैं। उनको चाहिए था कि ज्यूरिसडिक्शनल ऑब्जेक्शन लेते, क्योंकि आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अगर नैब चेयरमैन तब्दील होते भी हैं और किसी की मंशा के मुताबिक नहीं भी होते, तो कम से कम प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो मौजूद हैं अपने ओहदे पर, उनके हाथ इतने मजबूत कर दिए जाएं कि वो इंडिपेंडेंट काम कर सके। देखें, ये भी एक किस्म की मुझे लग रहा है ये कोशिश हो रही है कि एक ऐसा प्रोसिक्यूटर जनरल जो
जिसको चाहे खुद ही अपॉइंट कर लें, क्योंकि प्रोसिक्यूटर जनरल जो है सदर पाकिस्तान चेयरमैन नैब से कंसल्टेशन के बाद अपॉइंट करते हैं जी। तो वो अगर आप उसको मजबूत कर देते हैं, बहुत ज्यादा चेयरमैन पे भी हावी आ जाए, और वो तो ये आराम से फिर हुकूमत जो अपनी मर्जी का लगा सकती है। लेकिन वॉलंटरी रिटर्न वाले जो अभी तक जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न किए हैं वो भी इसके एम्बिट में आ जाएंगे, और फ्यूचर में जो होगा वो भी इस दायरा कार में आ जाएगा कि आप वॉलंटरी रिटर्न करने के बाद 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है। यानी अब लोग जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं अपने उहदों पर, वो कहते हैं कि रिजाइन कर दें। इनको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, इनको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। वो एक जज था हानी, वो सुप्रीम कोर्ट का, वो बड़ी इंटरफियरेंस करता था बेचारा, तो उसने ये वॉलंटरी रिटर्न में भी कोई इंटरफियरेंस करने की कोशिश की थी। इनको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, इनको चाहिए पहले इसको स्टडी करें वॉलंटरी रिटर्न के कॉन्सेप्ट को और प्ली बार्गेन के कॉन्सेप्ट को, और नैब के कानून का प्रियम्बल देखें जहाँ पे कि बार बार लिखा हुआ है वेयर एज देयर इज अर्जेंट नीड, वेयर एज देयर इज इमरजेंट नीड, वेयर एज देयर इज एमिनेंट नीड फॉर रिकवरी ऑफ स्टेट मनी। सर लास्टली ये कहिएगा कि आपकी गुफ्तगू से ये समझ आ रही है कि बहुत सारे लकूनाज अभी हैं, शायद हुकूमत की नजर से वो नहीं गुजरे और बड़ी उजलत के अंदर एक ऑर्डिनेंस तो ले आई है, तो इतने लकूनाज के साथ अगर सुप्रीम कोर्ट में ऑपोजिशन जाती है तो अब फिर सुप्रीम कोर्ट को तो पहली हियरिंग पे इसको सेटिसाइड कर देना चाहिए, क्या ये मुमकिन है? जैसे इस तरह के केसेस में फिर वो जब वो सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगी, वो फिर कंट्रोवर्सी, तो सुप्रीम कोर्ट भी कंट्रोवर्सी का शिकार होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सियासी चपकलिश का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। तो सर फिर ऑपोजिशन के पास क्या रास्ता है? हाँ, ये है ना कि अब ऑपोजिशन को फिर चाहिए कि वो अगर कोई इस तरह से कानून को हुडविंग है या वो आइन के मुतसादम करता है, तो फिर वो मूवमेंट चाहे ना, बजाय सुप्रीम कोर्ट जाने के। उनको चाहिए कि वो इसको अब उस पर एहतजाज। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान काजी साहब हमारे पास मौजूद थे। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान साहब से इसी मामले पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हामिद खान साहब, इस वक्त ऑपोजिशन ये कह रही है कि वो इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, क्या ग्राउंड्स अपनानी चाहिए ऑपोजिशन को इसको चैलेंज करने के लिए? देखिए, बात यह है कि मेरे नज़दीक ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक्सटेंड करना चेयरमैन की टेन्योर को ये नामुनासिब है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखती है सुप्रीम कोर्ट में? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो उन्होंने फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट बार वालों ने। तो आमिद खान साहब, अगर इस हवाले से कोई कानून साजी दरकार है, को पार्लियामान के अंदर ऑब्वियसली इस पर मुशावरत होनी है, पार्लियामेंटेरियंस की राय दरकार है, या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू से अगर कोई चीजें होनी है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट वक्त दे पार्लियामेंट को। उसमें एक दिन की भी आगे एक्सटेंशन या नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता नए चेयरमैन को अपॉइंटमेंट के हवाले से अगर कोई तरीका कार मज़ीद वाज़ेह किया जाता है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस के दरमियान कोई इत्तफाक नहीं होता, कंसेंसस नहीं होता, उस सूरत में अगर वो को पार्लिमानी कमेटी बनाती जाती है जिसमें कि हुकूमत की पार्टी की भी और अपोजिशन पार्टीज़ की भी बराबर की कमेटी उसमें शमूलियत हो, तो फिर उसके बारे में तो हो सकता है, क्योंकि उस तरह से ये मसला रिजॉल्व होगा। लेकिन बात नए ही चेयरमैन की अपॉइंटमेंट की होनी चाहिए। उस चेयरमैन जो ऑलरेडी 4 साल की टर्म गुजार चुका है, उसको मज़ीद उसमें तोसी देने की किसी किस्म की बात जो है, वो मैं समझता हूँ कि आइन की रूह के खिलाफ है और इस कानून की रूह के खिलाफ। देखिए, इस वक्त हुकूमत पार्लियामानी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात तो कर रही है, और इस वक्त कुछ कंफ्यूजन है हुकूमती हलकों में भी, क्योंकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ऑपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो खुद नैबज़दा है। फिर फ़रूख नसीम साहब ने ये बताया कि ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत होगी। प्राइमा फिशाय में आपको क्या दिखाई देता है? क्योंकि ऑपोजिशन ये कह रही है कि शायद हुकूमत की इंटेंशन ये है कि वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को इसी कन्फ्यूजन में मजीद वक्त देना चाहते हैं, यानी बाद नज़र में हुकूमत वक्त देना चाहती है खुद जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब को। देखिए ना, इसमें 2 बातें आपने की हैं। एक तो ये है कि आया अपोजिशन से इस मौजूदा लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात हो सकती कि नहीं? मेरे नज़दीक हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि उनके खिलाफ मुकदमात हैं, उससे वो किसी तरह भी डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लिहाजा इस कानून के मुताबिक इसमें लीडर ऑफ द हाउस एंड अपोजिशन दोनों की मुशावरत शामिल होगी। अब उसमें एडिशनली अगर कुछ करना चाहते हैं कि अगर उनमें इत्तफाक नहीं होता तो कोई पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए। अगेन उसमें बराबर की नुमाइंदगी होनी चाहिए हुकूमती पार्टी की और अपोजिशन की।
तो वो भी देखा जा सकता है, लेकिन वो सारी उस सूरत में होना चाहिए अगर नए सिरे से एक नैब का चेयरमैन अपॉइंट होना है एक नई टर्म के लिए। इसलिए इसकी मज़ीद तौसीक करने के लिए इस किस्म की कोई पार्लिमानी कमेटी जो है वो मैं समझता हूँ इस कानून की रूह के ख़िलाफ़ होगी, ये गैर आईनी होगी और उसको चैलेंज किया जाएगा। आमिर खान साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, ऑपोजिशन के लिए तो फिर केस बड़ा सादा सा है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी और ये पहली हियरिंग पे सेट असाइड हो जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तो इस पर रूलिंग दे देगी। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ पहली हियरिंग पे सेट असाइड होगा, लेकिन बाहर सूरत सबको सुनने के बाद ही फैसला होगा। मैं इस वक्त नहीं कह सकता क्या फ़ैसला होगा, लेकिन इससे पहले भी कम से कम 2 चेयरमैन नैब जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले ऑलरेडी मौजूद है जिसमें 2 चेयरमैन नैब जो मुकर्रर हुए थे उनको हटाया गया है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के तहत। लिहाजा चेयरमैन नैब का हटाया जाना, चाहे उसको एक्सटेंड किया जाए चाहे नए सिरे से उसकी तकर्री हो, ये कोई नई बात नहीं होगी, इससे पहले 2 दफ़ा ये हो चुका है। देखिए, आपको असफद यार वली केस में याद होगा कि इससे पहले तो फैसला हुआ था कि ऑपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन होगी, लेकिन उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बार कर दिया था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से भी मुशावरत होगी और उनकी कंसल्टेशन के बाद ये होगा। लेकिन यहाँ पर तो ना ऑपोजिशन लीडर से कंसल्टेशन की नौबत आई है, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस पर कोई मुशावरत हुई है, कोई राय ली गई। यहाँ पर तो सीधा सा ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट भी बरहमी का इजहार कर सकती। देखिए, उसमें पहले ये रिक्वायरमेंट भी थी, जो ओरिजिनल जजमेंट जो आई 2001 में, उसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस की मुशावरत होगी, लेकिन जब अमेंडमेंट आई है 2002 में, उसमें चीफ जस्टिस की मुशावरत को उसमें से हटा दिया गया और अपोजिशन के लीडर की मुशावरत लाई गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मुशावरत के बगैर नहीं हो सकता और मुशावरत होनी ज़रूरी है और नया अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। पुराने चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती। इस वक्त जो कानून की सूरत हाल है या उसको अमेंड करके भी आप नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे। पाकिस्तानी फ़ज़ाओं में परवाज़ क्यों हो गई है ख़तरनाक, सिविल एविएशन से ताल्लुक़ रखने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत के एक मुतनाज़ फैसले के बाद सिविल एविएशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। 28 नवंबर 2020 को ब्यूरोक्रेट फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मुर्तज़ा खाकान को डीजी सिविल एविएशन तैनात किया गया। हालांकि इस आसामी के लिए 600 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया, मगर हुकूमत ने एक नातजुर्बाकार फर्द को डीजी तैनात कर दिया। मुर्तज़ा खाकान को 2014 में यूटिलिटी स्टोर्स के एमडी के ओहदे से करप्शन के इल्जामात के बाद फारिग किया गया था। डीजी सिविल एविएशन की तैनाती के बाद शोबे से वाबस्ता अफराद ने कई खदशात का इजहार किया। एविएशन के तजर्बे से नाशना फर्द सिविल एविएशन की कमान कैसे संभाल सकता है, ये सवाल उठाया गया। क्या नातजुर्बाकार फर्द इदारे की तकनीकी उमूर की निगरानी कर सकता है? जाली पायलट्स के मामले पर नुकसान का सामना करने वाली सनद को कैसे संभाला जाएगा? हुकूमती फर्द हुकूमती नाकामियों पर कैसे तहकीकात करेगा? यानी उस वक्त ये मामला उठाए, इन्वेस्टिगेट डीजी सिविल एविएशन कर रहे हैं, हुकूमत ने इस फर्द को तैनात किया है, उसकी बैकिंग है, तो कैसे इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? इस वक्त हुकूमत ने सब अच्छा है का राग अलाप करके माहिरीन को खामोश करा दिया। लेकिन इसी मामले पर सेक्रेटरी सिविल एविएशन ने मरासला लेकर डीजी सिविल एविएशन मुर्तज़ा खाकान की तैनाती के खिलाफ वाइट पेपर जारी कर दिया है। अब ये सिविल एविएशन एसोसिएशन की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। सेक्रेटरी सिविल एविएशन एसोसिएशन के मुताबिक डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की तैनाती खिलाफ कानून है, क्योंकि डीजी की तैनाती के लिए सनद का 20 साल का जो रिक्वायर्ड है वो उनके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि मुर्तज़ा खाकान के पास 20 साल एविएशन का बिल्कुल कोई ऐसा तजर्बा, एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मरासले में बताया गया है कि डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी नातजुर्बाकारी के बायस इदारे को बेहतर करने में नाकाम है। मुर्तज़ा खाकान अथॉरिटी एयरपोर्ट पर स्टेक होल्डर्स, ASF, इसी तरह से कस्टम या ये समय दीगर इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन में भी नाकाम रहे हैं। इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे। अब यही नहीं है, बल्कि सिविल एविएशन अथॉरिटी की आमदनी में मुसलसल कमी हो रही है। रेवेन्यू जनरेशन में एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है। मरासले में मुर्तज़ा खाकान की नाकामी और सिविल एविएशन के अहम असासों पर कब्जे का इंकशाफ भी किया गया है। सेक्रेटरी ने इल्ज़ाम आयद किया कि डीजी सिविल एविएशन की ज़मीन पर ASF की कमर्शियल सरगर्मियों को भी रोकने में नाकाम रहे हैं। यही नहीं है, बल्कि उन्होंने
एबीएस कंपनी के ठेके को गैर कानूनी तौर पर मुद्दत बढ़ाकर, जबकि डीजी कराची एयरपोर्ट एएसएफ के जेर इस्तेमाल जगह पर लीज की 5 बिलियन रकम वसूल करने में भी एक नाकामी का सबूत दिया है। मरासले में गुज़श्ता 11 माह के दौरान सिविल एविएशन को होने वाले नुकसानात पर उठाए गए हैं। मरासले के मुताबिक गुज़श्ता बरस वज़ीर आज़म ने तुरपत एयरपोर्ट पर तोसी और मुरम्मत के हवाले से काम का इफ्तिताह किया, मगर डीजी ताहाल एयरपोर्ट पर तामीराती काम का आगाज़ कराने में नाकाम रहे हैं। सेक्रेटरी के मुताबिक मिर्जा खाकान के दौर में वॉल्टन में ज़मीन के मामले पर सिविल एविएशन को मिलियन से ज़ायद का नुकसान हुआ। वो 1000 से ज़ायद बिलियन मालियत की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ज़मीन का कब्जा छुड़ाने में भी नाकाम रहे। मिर्जा खाकान PIACL से 200 बिलियन रिकवर करने में, अगर रिकवरी का मामला है तो वो रिकवर भी नहीं करा सके। 200 बिलियन थे जो रिकवर कराने थे। सेक्रेटरी के मुताबिक जो सिक्योरिटी समेत एयर ट्रैफिक कंट्रोल को जो खतरात लाहक हैं वो यकीनन एक इनएक्सपीरियंस सरबराह के ज़ेरे साया मजीद बढ़ गए हैं। वो किसी हादसे का सबब भी बन सकते हैं। एयर नेविगेशन समेत हसास इंफ्रास्ट्रक्चर को गैर मुतल्लिका अफराद के हवाले करना एक खतरनाक अमर हो सकता है। मरासले में डीजी सिविल एविएशन की पोस्ट पर मतलूबा काबिलियत के फ़र्द की तैनाती का मुतालबा भी कर दिया गया है कि इस पोस्ट पर जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस का आदमी है उसको अपॉइंट किया जाए ताकि सिविल एविएशन को नुकसान से निकाला जा सके। गुज़श्ता दिनों सेनेट के अरकान ने भी डीजी सिविल एविएशन की तकर्री पर सवाल उठाए। इजलास में सेनेटर नसीबुल्लाह ने सवालात उठाए कि डीजी सिविल एविएशन की गुज़श्ता 15 साल तैनाती किधर रही? क्या डीजी सिविल एविएशन ने गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान में फ़राइज़ अंजाम दिए? सेनेटर बैरामन तंगी ने सवाल किया कि डीजी सिविल एविएशन ने गुज़श्ता 1 साल में कितनी तैनातियां की, मराहत और स्टाफ की तफसीलात क्या हैं? अगर गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में सर्विस नहीं की तो अगले ग्रेड में तरक्की कैसे हासिल की? सेनेट सेक्रेटेरिएट ने डीजी सिविल एविएशन की तकर्री पर वजारत सिविल एविएशन से जवाब मांग लिया, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से कोई जवाब जमा नहीं कराया गया। अवामी नुमाइंदों से लेकर एविएशन माहिरीन तक सभी डीजी की तैनाती पर सवालात उठा रहे हैं, मगर हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। हुकूमत की खामोशी एक बार फिर अपोजिशन के इल्ज़ामात को हकीकत का रंग दे रही है। इसमें कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यकीनन ये सवाल है और इसका सवाल आना बहुत ज़रूरी है। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मुल्क से 2.5 करोड़ अफराद कैसे बेरोजगार हुए, लेकिन दूसरी तरफ जो राग अलापा जा रहा है वो 1 करोड़ नौकरियों का राग है। आपको बताएंगे कि 1 करोड़ नौकरियां किसे दी गई हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। हमारा चैलेंज ये है कि हमने 1 करोड़ नौकरियां पाकिस्तान में पैदा कर दी 5 सालों में। तुझे मान गए सरकार, अच्छे दिन आए। 40,000 नौकरी तो सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब ने नौकरी दी है, और उसके बाद जो लोग बाहर गए हैं तकरीबन 16.5 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ओवरसीज पाकिस्तानीज में जो हैं वो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपना बड़ा वादा पूरा कर दिया है। मुल्क में नौजवानों को रोजगार मिल चुका है। मुल्क से बेरोजगारी का खात्मा हो चुका है। ये वफाकी हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर इत्तलात मोहतरम फवाद चौधरी का दावा है, जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। लेकिन सवाल ये है कि वज़ीर इत्तलात के दावे में किस हद तक सदाकत है? क्या वज़ीर मौसूफ सच बोल रहे हैं? क्या मुल्क में बेरोजगारी का वाकई खात्मा हो चुका है? क्या हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां जिसका वादा किया था वो नौकरियां दे दी हैं? फवाद चौधरी और हुकूमती आदादोशुमार बिल्कुल एक जैसे हैं या कोई मुख्तलिफ इसके अंदर आदादोशुमार है? हुकूमत आवाम के ज़ख्मों पर नमक पाशी क्यों कर रही है? अगर हुकूमत ने 1 करोड़ नौकरियां दे दी हैं तो फिर मुल्क में बेरोजगारी की शरह तारीखी क्यों है? हुकूमत के इसी दावे का जायज़ा हमने हुकूमत ही की आदादोशुमार की कोशिश की है। 10 जून 2021 को वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने खुद मुल्क में बेरोजगारी बढ़ने और नौकरियां ख़त्म होने का इकरार किया था। वो उस वक्त क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जिस वक्त कोविड-19 शुरू हुआ तो उस वक्त तकरीबन जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन थी वो तकरीबन 56 मिलियन थी, 55.74 मिलियन, और वो गिर के 35 मिलियन पे आ गई। इसका मतलब ये है कि पूरे 2 करोड़ लोग जो हैं वो आउट ऑफ जॉब हो गए। अब ये वज़ीर फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं जनाब, मुल्क में इस वक्त लगभग 6 करोड़ 70 लाख की अफरादी कुव्वत है, जिनमें से 1 करोड़ से 1 करोड़ 85 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। यानी कुल अफरादी कुव्वत का 25% बेरोजगार है। बेरोजगारी और महंगाई में हालिया इजाफे के बायस तारीख में पहली बार 1 करोड़ 70 लाख के करीब घराने गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में बेरोजगारी की शरह 9% से तजावुज कर चुकी है। हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24% आला तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार हैं। और गुज़श्ता दिनों हाल ही में एक हाई कोर्ट के चपड़ासी की नौकरी के इश्तिहार के जवाब में कम से कम 15 लाख अफराद ने दरखास्तें दी।
इस मुलाजमत के लिए दरखास्तें देने वालों में एमफिल की डिग्री हासिल करने वाले अफराद भी शामिल थे। फवाद चौधरी के बयान की नफी जहां खुद सरकारी दस्तावेजात कर रही हैं, वहीं बैनुल अक़वामी इदारे भी बार बार अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल में बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हुआ है। इस खौफनाक इजाफे की बहुत सारी वजूहात हैं, मगर पिछले 2 साल में शरह नमू में खतरनाक हद तक कमी ने आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद के लिए रोजगार के मौके खत्म कर दिए। इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदाजे के मुताबिक माली साल 2019 में नौकरी करने वालों की तादाद में 9,20,000 अफराद का इजाफा हुआ और यह तादाद इससे गुज़श्ता साल यानी 2018 में 37,90,000 के मुकाबले में बढ़कर 47,10,000 हो गई। यानी 30,23,000 अफराद नौकरी की तलाश में मार्केट में उस वक्त दाखिल हुए जब कौमी मईशत की नई नौकरियां पैदा करने की सलाहियत सुकड़ना शुरू हो गई थी। इसी तरह 2020 में 25 लाख से ज्यादा अफराद मुलाजमत के हुसूल के लिए मार्केट में दाखिल हुए। मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस साल भी पाकिस्तान में बेरोजगार लोगों की तादाद तकरीबन 80 लाख से भी ज्यादा है। इसमें सबसे बड़ी तादाद तकरीबन 12% 20 से 30 उम्र के नौजवान उसमें मौजूद है। मोहतरम वज़ीर इत्तलात, आवाम को नौकरियां देने के हवाले से आपकी फेक न्यूज़ आवाम के जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। आपके इस बयान से 1,85,00,000 बेरोजगार नौजवान दुख में मुब्तला हैं। मोहतरम वज़ीर इत्तलात, आपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हवाले से भी दावा किया। आपके लिए बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले पाकिस्तानियों के हकायक भी पेश खिदमत है। मोहतरम वज़ीर इत्तलात, मुआशी सर्वे के मुताबिक दुनिया के 50 मुख्तलिफ ममालिक में 1,14,00,000 से ज़ायद पाकिस्तानी रोजगार की गरज से मुकीम है, जबकि गुज़श्ता 3 बरस के दौरान बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में कमी देखी गई है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 3 बरस के दौरान 12,32,000 पाकिस्तानियों को रोजगार के लिए बैरून मुल्क भेजा गया, जिनमें से ज्यादातर खलीजी ममालिक गए। अगर गुज़श्ता 10 बरस का जायजा लिया जाए तो तहरीक इंसाफ की नाकामी खुलकर सामने आती है। गुज़श्ता 10 बरस के दौरान पाकिस्तान से औसतन यौमिया 1,666 जबकि माहाना कमोबेश 50,000 पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोजगार के लिए मुंतकिल हुए। इसी असना के दौरान सबसे कम पाकिस्तानी मौजूदा दौरे हुकूमत के पहले साल यानी 2018 में बैरून मुल्क जा सके, जिनकी तादाद 3,82,439 रही है। यानी ये सब हुकूमती आदाद-ओ-शुमार हैं। वज़ीर मौसूफ अगर देख लें तो मेरा ख्याल है कि मामला काफ़ी क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है, मुझे प्रोग्राम क्लोज करने का कहा जा रहा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिएगा ख्याल।